प्रयागराज में जब अतीक अहमद पर फायरिंग हुई तो उस वक्त उसको रूटीन चेकअप के लिए कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया गया और कॉल्विन हॉस्पिटल पर बड़ी मौजूदगी मीडिया कर्मियों की थी, जो कि अतीक अहमद से उसके बेटे के जनाजे में शामिल ना होने को लेकर सवाल करना चाहते थे। और इन मीडिया कर्मियों में हमारे सहयोगी संस्था आज तक के रिपोर्टर समर्थ और कैमरा पर्सन नीरज जी थे। और इन दोनों लोगों से पूछेंगे, समर्थ, हम उसी जगह हैं जहाँ पर अतीक अहमद आया, उतरा और उसको अंदर लेकर जा रहे थे। आप कहाँ थे और आपने क्या देखा? रणवीर जी, मैं यहाँ मौजूद था क्योंकि जिस वक्त आना था उस काफिले को या पुलिस के साथ उस मूवमेंट को होना था, 10:30 अराउंड हमको पता चला था कि 10:30 अराउंड यहाँ पर आएंगे। 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, यानी कि आधे घंटे पहले हमारी मौजूदगी यहाँ पर हो गई थी। हम लोगों ने आधे घंटे इंतज़ार किया। कुछ लोकल पत्रकार भी थे प्रयागराज के। सामने आपको दिखाऊंगा टी स्टॉल, आप देखिए सामने शादाब टी स्टॉल आपको दिख रहा होगा। यहीं हम लोगों ने कुल्हड़ चाय भी पी थी। वो प्रयागराज के एक दो पत्रकार थे, कुछ नॉन फेसेस भी थे। तो चाय पानी हुआ, आधे घंटे बाद फिर एकदम से जीप आई, सायरन बजा की, तो फिर हम लोग अलर्ट हो गए क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली कितनी जीप थी? 3 जीप्स थी और हम लोग अलर्ट हो गए क्योंकि हम लोग को वहाँ से वॉक थ्रू रिकॉर्ड करना था, विजुअल सब, जैसा कि हम लोग की जॉब है। दूसरी जीप रुकती है, पहले पुलिस सारी उतरती है जीप से, बीच वाले में आती? हाँ, बस पहले वाली सारी फोर्स उतरती है और यूटर्न यहाँ से नहीं करते हैं, यूटर्न आगे से करते हैं। और यहाँ से जब फोर्स उतरती है उसके बाद सबसे पहले अशरफ उतरता है। अशरफ उतरता है तो अशरफ को अतीक, क्योंकि दोनों की बेड़ियाँ आपस में बंधी हैं, क्योंकि वो थोड़ा एजेड भी है अतीक अहमद, उसको चलने में परेशानी है, तो अशरफ उसको हाथ देता है और एक सहारे से उतारता है जीप से, क्योंकि जीप में काफ़ी डिस्टेंस है। उतारने में अतीक को शायद खुद से उतरने में दिक्कत होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों उतरते हैं और फिर इधर अशरफ और इधर अतीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं होता हूँ, मेरे कैमरामैन नीरज कुमार जो है वो कैमरा लिए, कैमरामैन है तो उनको उल्टा डायरेक्शन मूव करना पड़ता है। मैं यहाँ से अपना माइक लेके साथ चलता हूँ। अशरफ मेरे बगल में और अतीक मेरे इस साइड, और कुछ लोग जैसे हम अभी हैं, मान लीजिए हम अतीक और अशरफ हैं और सामने क्या समझ लीजिए अशरफ है और मैं समर्थ हूँ और मैं ऐसे चल रहा हूँ। और उधर 1-2 सामने की तरफ पत्रकार जो लोकल हैं, पत्रकार यहाँ पे स्ट्रिंगर्स हैं, वो होते हैं, अपने यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, उसमें कई लोग हैं। कैमरा जितना मुझे याद है एक मेरे पास था और एक और किसी शख्स के पास था और बाकी मोबाइल वाले थे। तो अब यहाँ पहुँचते हैं तो ब्रेक लगता है, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बोले। तो पहला हम लोग यही कहते हैं 2-3 पत्रकार कि कुछ बोलेंगे कुछ कहेंगे, तो फिर एकदम सन्नाटा होता है, क्लियर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सवाल होता है अतीक अहमद से कि असद कोई जो जनाजा था आप उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। और जैसे ही ये सवाल होता है अतीक अहमद ये कहता है नहीं जा पाए, नहीं जाने दिया तो नहीं गए। क्लियर है, इतना अतीक बोलता है। उसके बगल में खड़ा हुआ है अशरफ, यानी कि जहां आप खड़े हैं यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरा माइक लगा हुआ है और यहाँ अतीक है जहाँ पर नीरज कुमार इस वक्त खड़े हुए हैं, अगर कैमरे से दिखाएंगे आप। और यहाँ इनके बगल में एक पुलिसकर्मी खड़ा है। ठीक है, ये 4 की श्रृंखला में है। बाकी पुलिस उस तरफ चली गई थी बाय चांस, मुझे लगता है शायद पुलिस पीछे होनी चाहिए थी, पुलिस पीछे नहीं होती है, पुलिस उस तरफ चली जाती है। मे बी इसलिए चली जाती है क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं उधर दिखाइए आप एक बार, वहाँ पर जाना था। तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि पुलिस अपना पोजीशनिंग कर रही थी पहले वहाँ खड़े होकर कि हम उस तरह से पैसे से देंगे और निकालेंगे अतीक को, जो भी था। फिर ये सवाल होता है, उतने में ही अशरफ खुद से बोलता है मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और एकदम से आवाज़ आती है। मैं आपको वो उस वक्त का बता रहा हूँ जिस वक्त मैं वहाँ खड़ा था। एक आवाज़ आती, मुझे लगता है कोई पटाखा छूटा है, और जो पत्रकार खड़े थे उसमें से कोई बोलता है पटाखा छूटा, पहला गन फायर है ये, पता नहीं कुछ क्या हो रहा है। फिर एकदम से कई सारी आवाज़ें आईं और धुआं हो गया और अब यकीन हो गया, लोग चिल्लाए गोली चली। जैसे ही गोली चली होती है, सामने देखते हैं तो अतीक गिरा पड़ा है, अशरफ गिरा पड़ा है। और उस समय मेरे आंखों के सामने, क्योंकि आप मेरी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, मेरी आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया है। मेरे सामने से धुआं यहाँ नज़र आ रहा है और मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ तो ब्लैकआउट है। और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में, कुछ लोग भाग रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो मैं भी थोड़ा सा आगे जाता हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी जान की फिक्र है और मुझे लगता है कहीं मुझे भी गोली ना लग जाए, ये भी बात है, और मेरे कैमरामैन को भी। तो हम लोग अपनी सेफ्टी भी देखें। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं क्योंकि कैजुअल इसमें आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं वॉक थ्रू करना है तो मैं स्लीपर्स में आ गया होता हूँ। मेरी स्लीपर्स भी टूट जाती हैं, तो मैं यहाँ तक ही पहुँचता हूँ, मेरी स्लीपर्स भी टूट जाती हैं। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ क्योंकि यूजुअली हम जब अपने कैमरामैन से कवर करते हैं, रिपोर्टर आगे चलता है तो कैमरामैन पीछे आता है, कैमरामैन आगे चलता है तो अंडरस्टूड है। तो मैं आगे चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे आ रहे होंगे, पर मेरे पीछे नीरज कुमार नहीं होते हैं
और मैं वहाँ पहुँच गया होता हूँ जहाँ पे ब्लड बैंक बना है, वो एक डोर बना है, वहाँ पर लोग डोर बंद करके छुप रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त लोगों को ये नहीं पता होता कि टारगेट किलिंग है। उस वक्त ये नहीं पता है कि ना किसको मारने आए हैं, उनको तो पता है, क्या पता कोई सिर्फ रहा हो, कुछ सेकंड के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, सिर्फ भागो। कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि मैं पीछे मुड़ता हूँ, देखता हूँ कि मेरे कैमरामैन वहाँ है नहीं, और मैं उस वक्त हूँ शायद सबसे टफ मोमेंट मेरे लिए वो होता है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठता है, और फिर दूसरा कॉल करता हूँ तो फ़ोन उठ जाता है, और फिर बोलते हैं कि मैं स्पॉट पे हूँ। अब यही घटना आप एक बार इनसे पूछेंगे कि वो जो मैं आपको ये फर्स्ट रंग बताया है, अभी मैंने आपको वो चंग नहीं बताया स्पॉट पे कैसे क्या हुआ, सरेंडर किया, वो बाद में बताऊंगा। अब ये सवाल आप इनसे एक बार करेंगे जब, तो ये अपना बताएंगे कि यहाँ से आए, उसके बाद इन्होंने अपने कैमरे से। अब आप तो वहाँ भाग गए, मैं वहाँ भाग नीरज भाई, अब आपकी बारी। कैमरामैन के सामने एक तकलीफ ये होती है कि रिपोर्टर या ऑब्जेक्ट जिसकी भी बाइट लेनी है वो सामने से आ रहा होता है, तो आप कैमरा लेके ऐसे उल्टा चलते हैं, तो आप उल्टा चल रहे होंगे। और आमतौर पे कैमरामैन की निगाह अगल बगल भी लोगों पे होती है, जैसे हम फील्ड में रहते हैं तो आप कई लोगों को पहचानते हैं, कई लोगों को नहीं पहचानते। वो जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग करी, उनको आप कहीं देखा आपने, कहाँ थे, कौन थे? रणवीर जी, हम लोग चूँकि यही करना था इसलिए आधे घंटे पहले आ गए थे, जैसा समर्थ ने आपको बताया। लेकिन अमूमन होता ये है कि जो आपके नॉन फेस होते हैं वो तो नज़र घुमाते समय आपकी नज़र में पड़ जाते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं जानते हैं वो नज़र से वॉश आउट, मतलब वो उन पे आपका ध्यान नहीं जाता है, और उन पे मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया। मतलब वो घटना हुई, लोग कह रहे हैं कि वो यहीं पे थे या नहीं थे, मैं उसको बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि वो पहले से थे या बाद में आए, क्योंकि वो चेहरे मैंने बाद में एकदम देखे, क्योंकि मैंने उनको शूट किया और क्लोज करके किया ताकि वो आइडेंटिफाई रहे कि ये कौन लोग थे। लेकिन वो चेहरे मेरे को उस समय ध्यान में नहीं आया कि इनको मैंने पहले देखा है। तो मतलब आप जब अंदर आए, फायरिंग हुई, उसके बाद आपको समझ में फायरिंग क्या हुई जब हम, हाँ, आपने जैसे बताया पोजीशनिंग ये थी, और ये अतिक आपके इस राइट हैंड पे थे, वहाँ पे उनके भाई थे, समर्थ इस तरफ थे, पुलिस की टुकड़ी इस तरफ थी, और पुलिस की टुकड़ी यहाँ तक थी, और हम लोग फ्रंट में थे। तो अब जो पहला फायर हुआ है वो, हाँ, इस जगह पे जो पहला फायर हुआ है वो पहला फायर इधर से नहीं हुआ है, वो पहला फायर हुआ है पुलिस के बीच में से हाथ आया, क्योंकि अतिक यहाँ खड़ा था, पुलिस के यहाँ से हाथ आया, हाँ, और यहाँ से आया, और पुलिस के बीच में से यहाँ से हाथ आया, और एक फायर लगा, और जब तक उनका भाई जो था वो मुड़ के उसने देखा, 2 फायर उसके लगे। वो तो बेट की वजह से, हाँ, अतिक नहीं, अतिक इसी तरफ गिरे। अगर अतिक इस तरफ गिरते तो वेट की तरफ से माना जा सकता था, लेकिन अतिक इस तरफ गिरे, और तब तक 2 फायर उनके लगे, और वो भी उस तरफ गिरे। दोनों की पोजीशनिंग गिरने की ये थी, क्योंकि समर ने जैसा बताया कि पटाखा, तो पहला वही लगा, लेकिन चूंकि मैं कैमरे में एकदम, मेरी नज़र कैमरे पे थी, मेरे फ्रेम पे थी, तो मुझे वो पिस्टल आती हुई और उसका वो शॉट लगते हुए, ऑब्जेक्ट था अतीक अहमद, और अतीक अहमद पे अचानक आप बंदूक लगी, तो आपको समझ में आ गया कि पटाखा को जब शॉट लगा तो वो शॉट लगते हुए मुझे दिख गया, क्योंकि मेरी नज़र जो थी वो स्क्रीन पे थी। तो मैंने अचानक से, मैं 2 कदम पीछे हटा, और एकदम से फायरिंग शुरू हुई। मान लीजिए कि आप अतीक की पोजीशन में हैं, एक इधर और एक इधर, 3 तरफ से घेर के पुलिस तितर हो गई थी, वो सब हो गए थे। जो कैमरामैन, जो लोग टिके थे वो टिके थे, मेरी पोजीशन वहाँ पे थी, और वो पुलिस वाले हैं उसके पीछे लगभग, हाँ, और वो उनकी पोजीशन यहाँ पे थी गिरे हुए, मेरी थोड़ी सी वहाँ थी, और तीनों तरफ से बेइंतहा फायरिंग, और उन्होंने एकदम सुनिश्चित कर लिया कि जब ये डेथ हो गई है या ये मर जाएंगे, उन्होंने अपनी पिस्टल्स छोड़ी, हाथ खड़े किए, और सरेंडर। तीसरा व्यक्ति वहाँ पे था, मतलब फायरिंग में बता रहा हूँ, एक यहाँ से कर रहा था, एक यहाँ से कर रहा था, एक वहाँ से कर रहा था। जो तीसरा आदमी उस तरफ था, उसने हाथ खड़े किए और लेट गया, उसने सीधा लेटा, सरेंडर शर्ट में, जो ब्लू शर्ट में था, उसने कहा सरेंडर, और तो ये सरेंडर बोला। उसके बाद पुलिस ने उनको कैप्चर करने की कोशिश करी। उससे पहले उनको जो करना था उन्होंने किया, पिस्टल छोड़ी और सरेंडर। और मेरी पोजीशनिंग ये थी, और चूंकि मुझे उनका फेस इस तरफ था, तो मुझे लग रहा था कि मैं सेफ हूँ, तो मेरे आपने अगर विजुअल्स देखे होंगे तो वो विजुअल्स प्रॉपर हैं, वाइड फ्रेम पे हैं, तीनों हैं उसके अंदर। मैंने ये सुनिश्चित किया कि वो, मतलब एक कैमरामैन की उससे, कि ये तीनों वो फ्रेम है, मेरे को वो फ्रेम अच्छा लगा। मतलब अच्छा क्या लगा, वो मुझे ठीक लगा कि ये फ्रेम एकदम परफेक्ट है उसके लिए।
थोड़ी सी लाइट कम लगी, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं आगे बढ़ा तब तक उसने गन डाउन कर दिया, गन नीचे रख दी। जब उसने गन नीचे रख दी तो मैं एकदम बीच में आ गया, चूँकि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी। जैसा रणवीर जी अभी आप बता रहे थे कि कैमरामैन की आदत होती है कि जब सामने कुछ हो रहा होता है तो वो उल्टा चलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो आदत में शुमार हो गया है। चूँकि तो जब वो पूरा एक्शन हो रहा था तब भी मैं पीछे नहीं घूमा, मैं इसी पोजीशन में गया। तो जब मैं इस पोजीशन में गया तो मुझे चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नजर आ रही थी, और मुझे ये भी दिख रहा था कि कितना खतरा है और कितना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विजुअल्स रिकॉर्ड हुए वो इस वजह से हुए कि मेरी पूरी नज़र जो है वो पूरे सीक्वेंस के ऊपर थी। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो हम बीच में आ गए, एक उसको वहाँ लिटा दिया गया, 2 को यहाँ पे पकड़ा गया, और जब तक अतीक के भाई, उनकी उसी समय डेथ हो चुकी थी और अतीक की थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी। अब उसके आगे की कहानी होती है कि उन्होंने जब उसको पकड़ लिया, बाहर जीप खड़ी थी, उन्होंने जीप में डाला, मैं जीप तक गया और जीप उनको लेके चली गई। जीप जब लेके चली गई और मैं अंदर आया तब मुझे ख्याल आता है कि समर्थ कहाँ है। तब मैं, क्योंकि मेरे पास अतीक के भी दोनों बॉडी के शॉट्स थे, मेरे शॉट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, मेरे लिए इम्पोर्टेंस अब मेरा साथी था, तो मैं ज़ोर से शॉट करता हूँ, समर्थ, कोई जवाब नहीं आता है। तो फिर आप उस एरिया में, अब वो पेड़ के नीचे वाला एरिया देख रहे होंगे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, उस पोजीशन में जो पीछे की तरफ रास्ता जा रहा है, मुझे लगा कि ये शॉट हुआ है, हो सकता है कि कुछ अनहैपनिंग हुई हो और उस तरफ गया हो। तो मैं अपने कैमरे की माउंट लाइट जला के उस कॉर्नर में उसको ढूंढ रहा हूँ, तब तक समर्थ का फ़ोन आता है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं स्पॉट पर हूँ। मैंने, तुम कहाँ हो? मतलब सेफ हो? मैंने, हाँ ठीक है। फिर समर्थ आते हैं और उसके बाद आगे की कहानी। समर्थ, एक सवाल, कई बार हम सामने देखते भी हैं कि किसी को गोली लगी है तो हम गोली लगने की खबर तो चलाते हैं हत्या। क्या डेड बॉडी देख के या उसको देख करके ये समझ में आ गया था कि ये डेथ हो चुकी है? क्योंकि खबर पूरी तरीके से, यहाँ पर आपको मैं स्पॉट दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर दिखाएंगे, अभी यहाँ पे जो है चौक डाली हुई है पूरी, इसमें आप देखिए जितना यहाँ पर आपको दिख रही है ना ये वाइटनेस, यहाँ पे ये पूरा ब्लड था, आप बचने का चांस नहीं है। ये इस छोर पर यहाँ पर अशरफ गिरा था और यहाँ पर अतीक अहमद गिरा था, और अतीक अहमद का सर इस तरफ था और पूरा खून इस तरफ था। अशरफ का पूरा बॉडी की तरफ खून था, क्योंकि अशरफ के पेट से भी मैं खून देख पा रहा था। अतीक के पैर पे भी एक गोली लगी थी, घुटने के नीचे यहाँ पर एक गोली लगी थी, पूरा ब्लडशेड था। तो देखकर समझ में आ रहा था कि मूवमेंट नहीं था अतीक की, जैसा कि मेरे कैमरामैन नीरज बता रहे हैं कि अतीक की कुछ सांसें बची थी, पर क्योंकि पहली गोली के बाद, पर फिर जो शूट आउट हुआ उसके बाद पूरी तरीके से खत्म। पहली गोली पॉइंट ब्लैंक से मारी गई थी, बिल्कुल हाँ वो चीज़ है, पर उसमें कुछ सांसें बची थी, मुझे लगता है वो शायद 10-15 सेकंड की बात रही होगी महज, क्योंकि पूरा कांडी 40 सेकंड से उसमें भीतर पूरी राउंड फायरिंग हो गई है। पर मैं बात अपनी कंटिन्यू करूँगा। मैं वहाँ पर जब गया, एक छोर पर मुझे ढूंढ रहे थे, दूसरे छोर पर मैं उन्हें ढूंढ रहा था, कॉल हुई नहीं, कॉल पता नहीं चली, पहली कॉल उठी नहीं, मैं और टेंस्ड हो गया कि आखिर कहाँ है। और मुझे फिर फीलिंग अजीब सी है कि कहीं बुलेट इंजरी तो नहीं हो गई है, कहीं बुलेट तो नहीं लग गई है। तो मैंने फिर कॉल किया दूसरा कॉल उनका उठ गया, बोले मैं स्पॉट पे जल्दी आओ। तो मैं स्पॉट पे, क्योंकि यहीं पर था, तो मैं यहाँ से भागता हुआ आ गया। उस वक्त मेरी ये थी कि मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर 1-1.5 घंटे नंगे पैर रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि मेरी जो स्लीपर्स थी वो मैंने बताया टूट चुकी थी। एक स्लीपर्स थी तो एक में तो अनकंफर्टेबल रहता। तो मैं फिर जो मुझे समझ में आया कि मुझे ग्राउंड चाहिए था, उस समय मैं अगर बाहर शूज़ या स्लीपर्स ढूंढने जाता तो शायद बहुत ही नाइंसाफ़ी होती मेरे प्रोफेशन के साथ और एक रिपोर्टर के तौर पर, क्योंकि अब वो फेज़ जा चुका था, जो गोलियों की तड़तड़ाहट थी, सरेंडर जैसा कि इन्होंने बताया हो चुका था। तो अब मेरे और उनके दिमाग में केवल ये था, इनके दिमाग में विजुअल चल रहा था, मेरे दिमाग में लाइव और वॉकथ्रू चल रहा था, और ये पता था हमको कि हम ही पहले हैं जो यहाँ पर अब बम दागेंगे मतलब खबर के मामले में बम दागेंगे। तो हमारे दिमाग में वो था, और हमने फिर वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू करी, और वहीं से खबर उठी कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई है। 3 लोगों ने आए, नारे लगाए और गोलियां मार दी, गोलियों से भून दिया, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, गोलियों से भून दिया, और यहाँ पर दोनों की मौत हो गई है। फिर बैरिकेड्स लगे, स्ट्रेचर आया, रखा गया। पर जो मोमेंट टेंस अगर मैं कहूँगा आपको, तो टेंस मोमेंट में यही था कि जब इनको शायद मेरी फिक्र थी, मुझे इनकी फिक्र थी, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं, कैमरामैन और रिपोर्टर का एक आपको भी जानकारी है इस बात की। तो ये एक सिनेरियो था जो, और आप अगर वो फीलिंग की आप बात करेंगे तो वो फीलिंग ऐसी है जो नाइटमेयर है, मुझे लगता है वो आज कल या महीनों में भी नहीं जाने वाली। एक सवाल ये, हम लोग जब भी किसी दंगे की कवरेज में जाते हैं, इवन बाढ़ की कवरेज में जाते हैं, तो घर वालों का फ़ोन बहुत आता है। जब ये घटना हुई तो क्या ऑफिस के अलावा घर का भी फ़ोन बज रहा था? जब मेरे घर वाले थोड़े सेंसिबल हैं, वो मुझे यूजुअली कॉल नहीं करते हैं ऐसे वक्त में, मैसेज करते हैं। तो मेरे पास मैसेज पड़े थे, मेरी बहन का पड़ा था, मेरी मम्मी का पड़ा था, भाई का भी पड़ा था, सब ठीक है ना,
ये सब ठीक है ना। तो उनका ये मैसेज पढ़ा था, तो मैंने फिर जो है रिप्लाई किया एवरीथिंग इज़ ओके। मेरी बहन थोड़ा गुस्सा भी रही थी तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, बट इट वॉज ऑल फाइन, क्योंकि चीज़ें सही थी और हमारी सक्सेस ये थी कि हमें वो चीज़ मिल गई थी, तो कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बढ़ गया था उस समय। मतलब एक होता ना कि डर, जो समय था डर, और जो नाइटमेयर की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो सारी चीज़ें कुछ समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पीछे चली गई थी, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि मैं खड़ा हूँ, मेरे कैमरा मैन विजुअल कर रहे हैं, मैं खड़ा हूँ और मैं एकदम इस खबर पे एकदम टॉप पे पहुँच गया हूँ, कोई है ही नहीं आसपास। उस फीलिंग को तो मैं समझ सकता हूँ। उसका तो आप समझ सकते हैं। तो मैं वो जिक्र था, पर जो सिनेरियो, जो ये आप नाइटमेयर की मैं बात कर रहा हूँ ना, किसी का मर्डर होते सामने देखना अपने आप में बड़ी बात है। और जब मैं देख रहा हूँ कि, एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा, यहाँ जब ये लोग खड़े थे, अशरफ मेरे बगल में खड़ा था और इधर अतीक खड़ा था। अतीक के जो हेड पे यहाँ पे गोली लगी है, गोली वहीं उसके सर पे अटक गई, जितनी मेरी जान, जितना मैं समझ पाया। अगर गोली क्रॉस की होती तो देयर वर चांसेस, थोड़े बहुत चांसेस थे कि शायद वो मुझसे टच करके निकलती, शायद। पर अशरफ जो था, और अशरफ जब अतीक की गोली लगी, अशरफ मूव बहुत नहीं कर पाया। अशरफ ऐसे हुआ, देखने के लिए हुआ क्या, आपने अगर देखा हो विजुअल को, और विद इन सेकेंड्स उसने, मुझे लगता है 5 सेकंड के अंदर दूसरा फायर हुआ है। अशरफ जैसे ही मुड़ा है कि देखें समझें क्या है, तब तक, और अगर अशरफ बचने की कोशिश करता उस समय, तो मैं ठीक बगल में था, शायद गोली मुझको लग जाती, मैं उसके ठीक बगल में था। पर अशरफ जब तक मूव करता, जो शूटर था उसने दूसरी गोली तुरंत दाग दी, और अशरफ के पेट में ऐसी जगह गोली लगी कि वो तुरंत ऑन स्पॉट ही वॉज डेड। कितनी गोली लगी थी दोनों को? ये को कितनी लगी अशरफ को? पहला तो एक एक लगी है शुरुआत में, पहला जो एक बंदे ने जो पीछे से फायर किया उसने एक एक गोली मारी है, पर जो 2 लोग आए हैं जो इनके पीछे से आए हैं, कैमरामैन के पीछे से, उन्होंने तड़तड़ाहट की है। जो बची, मुझे लगता है अगर 17-18 राउंड है तो मान लीजिए 2 गोलियां पहले चली हैं जो एक शूटर ने चलाई हैं, बाकी बची 15-16 गोलियां एक अलग एंड से चली हैं। तो मैं यहाँ पर रिस्क पे था कि गोली अगर कहीं मिस हो जाती, और ये वहाँ रिस्क पे इसलिए थे क्योंकि 2 शूटर जो पीछे से आए, जिन्होंने, जो ये कहा जा रहा है ना नौसिखिया है या नहीं है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये ट्रेंड है, असल में 2 गोली इतनी दूर से चली है, ये पूरा मोटिवेटेड है, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है, ये पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाने वाला बिना अनुभव के नहीं। ट्रेंड था। जो भी किलर था ट्रेंड था, उसको पता था कि बंदा वहाँ खड़ा, सीधे गोली चलाऊंगा, सीधे उसी के लगेगी। ये जो भी कह रहा है कि वो नौसिखिया थे, अपने जोश जोश में कर दिया, मैं इस बात से सवाल नहीं रखता हूँ। इस पूरी चीज़ की रेकी हुई होगी कि अतीक को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा। अच्छा नीरज भाई, आपके घर से फ़ोन बजा था? फ़ोन अमूमन घर में सब जल्दी सो जाते हैं, पिताजी चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो जागते हैं। उन्होंने देखा, लेकिन सुबह मुझसे बात करी, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। मेरा भाई है आर्मी में, गुवाहाटी में, इत्तेफाक था कि वो टीवी देख रहा था और उसका फ़ोन आया कि सेफ़ हो। मैं कहा हाँ सेफ़ हूँ। बोला ठीक है, सुबह बात करते हैं। तो जो भाई था उसका फ़ोन आया, वाइफ का सुबह आया, जब उसके आंखों के सामने अखबार आया, बोला ये क्या हुआ है, ये तो वहीं पर हैं। बोला फिर उनका जो अमूमन बात होती है, ठीक हो, ख्याल रखो, वो करो। अब पिताजी माताजी थोड़ा इमोशनल थी कि इतना पास से, और वो सारी चीज़। के अलावा दोस्तों को भी ऐड करूंगा, कई दोस्त थे जो मैसेज लगातार कर रहे थे, आर यू ओके, आर यू सेफ। हालांकि कई तो कॉल कराए मुझे, अभी अगर मैं अपना फ़ोन निकालूं, मैंने कॉल लॉग्स देखने, कई लोग के मैं कॉल, शायद मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी भी मांगूंगा, मैं उनके कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। कॉल लॉग भरा हुआ है, मैसेज भरे हुए हैं, मैं अभी तक मुझे इतनी फुर्सत मिली नहीं, क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब तक ये किस्सा पूरा ख़त्म नहीं होता है, शायद हम फ़ोन की तरफ देख भी नहीं पाएंगे, इंटरनेट भी शट है इस वक्त। तो बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगा, दोस्त जो थे, कुछ ने तो जो दोस्ती में होता है उस तरीके से भी ट्रीट किया कि बहुत बड़े वो हो, और कुछ ऐसे थे एकदम, वो रात में देर तक कॉल या वो करते रहे मैसेज कि ठीक हो या नहीं हो। तो ऐसा रहा अनुभव। लेकिन इतने सालों के कैरियर में ये फर्स्ट बार ऐसा रहा कि मैंने इतने क्लोज शूट आउट देखा। तो देखिए, आप किस्मत को माने या ना माने, लेकिन जाहिर है कि कल जो शूट आउट हुआ उसमें समर्थ या नीरज भाई जैसे तमाम जो लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी किस्मत थी, क्योंकि अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। 2 लोग गिरे हुए थे, गोली लग चुकी थी, और उसके बाद फायरिंग लगातार हुई, लेकिन जो 2 लोग जिनको मारना था उनके अलावा किसी को इस तरह से गोली नहीं लगी कि किसी की जान पर बनाए या किसी को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए। और समर्थ और नीरज दोनों लोग यहाँ अपनी आंखों से के सामने महज कुछ दूरी पर इस सारी घटना को देखा, इसको रिपोर्ट किया, आप तक खबर पहुँचाई, और लोकेशन से बिना डरे, बिना सहमे हटे नहीं, बल्कि रात भर यहाँ डटे रहे और सबसे पहले खबर पहुंचाई। तो ये प्रत्यक्षदर्शी समर्थ और नीरज की कहानी थी, जिन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा। और उस ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको ये बात बता रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि अतीक और अशरफ के 2 पड़ोस के खड़े हुए लोग, या जो शूटर्स थे उनके पड़ोस में खड़े हुए जो 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों ने ग्राउंड ज़ीरो से अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि कैसे रात 10:37 पर अतीक अहमद और उसके भाई को
प्लान तरीके से मारा गया। और यहाँ फ़िलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ाए गए हैं, बिना कर्फ्यू जैसा माहौल प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। और इस बीच हम आपसे अपील करते हैं कि किसी तरह का भ्रम, किसी तरह के गलत मैसेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट ना करें, शांति बनाए रखें और जो सरकार ने आपको आदेश दिया है उसका पालन करें। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप में और जेरी चलेंगे, कुछ और किरदारों से मिलेंगे।